अलकनंदा कस्बे में रहने वाले मुकुंद और गोविंद नाम के दो भाई हुआ करते थे। मुकुंद ने अच्छे से पढ़ाई की थी और बिजनेसमैन बनकर सुशीला से शादी कर ली और सुखी जीवन जी रहा था। उसने अपनी बेटी की शादी की और एक अच्छा पिता भी बना। गोविंद की बात करें तो उसने पढ़ाई नहीं की और बाद में मैकेनिक बन गया। उसने सुजाता से शादी की और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के रूप में रह रहा था। बाद में उनकी एक बेटी हुई नूतन और वो एक गरीब पिता भी बन गया। अब नूतन बड़ी हो गई थी। एक दिन सुजाता, गांव के बड़े, आसपास के रिश्तेदार, नूतन की सहेलियां सब लोग मुझसे पूछते हैं कि हम नूतन की शादी कब करेंगे, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। सुबह घर से निकलकर सीधे शाम को घर आते हो। आपको उसकी कोई चिंता नहीं है क्या? गोविंद ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन केवल सुजाता उस पर चिल्लाए जा रही थी। अपने कमरे में नूतन अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर डर गई। फिर से माँ चिल्लाने लगी और पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं। पहले चुप रहेंगे और बाद में वो उसे खूब पीटेंगे। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। वैसे भी संध्या दीदी शहर से आई है, मैं जाकर उनसे मिलती हूँ। उसने सोचा और अपने कमरे से हॉल में आ गई। सुजाता लगातार चिल्ला रही थी। गोविंद कुछ देर शांति से सुनता रहा और फिर गुस्से से, तुमसे शादी करने के बाद मुझे सारी परेशानी हो गई। बेटी मिलने के बाद घर में मातम छा गया। ये कठिनाई और ये दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं अच्छी तरह समझता हूँ। उसकी बात सुनकर बेटी नूतन और पत्नी सुजाता चौंक गई। दोनों गोविंद को घूरने लगी। मैं कठिनाई को एक तरफ रखकर दुख को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं से कोई उधार भी नहीं मिल रहा है। और वो फूट फूट कर रोने लगा। सुजाता और नूतन अपने सदमे से उबरकर गोविंद के पास आ गई। इस तरह से तीनों को बहुत बुरा लग रहा था। तभी उन्होंने किसी को दरवाजे पर दस्तक देते सुना। नूतन ने अपने आंसू पोंछे और दरवाजा खोला तो देखा कि संध्या बाहर खड़ी मुस्कुरा रही है। हेलो सिस। संध्या को अपने घर पर आया देखकर नूतन को बहुत खुशी हुई। दीदी आइए आइए, मैंने सोचा आपके घर आऊं, तब तक आप ही आ गई। वो उसे अंदर लेकर गई। फिर गोविंद और सुजाता ने अपने आंसू पोंछे और संध्या से मुस्कुराते हुए बात की। संध्या ने भी दोनों को बड़े प्यार से चाचा चाची बुलाकर अभिवादन किया। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। एक दिन गोविंद और सुजाता साइकिल पर बैठकर घर लौट रहे थे कि अचानक एक कार ने सामने से नियंत्रण खो दिया और उन्हें टक्कर मार दी। गोविंद और सुजाता दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह खबर सुनकर नूतन और संध्या दोनों फपक फपक कर रो पड़ी। मुकुंद और सुशीला को भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने सारी अंतिम क्रिया पूरी की और फिर संध्या नूतन को अपने घर लेकर आई। संध्या, ये कोई अनाथालय नहीं है और ना ही ये कोई होटल है। हम यहाँ अनाथों को नहीं रखते। उस लड़की को विदा करो और तुम घर के अंदर चली आओ, जल्दी करो। जब मुकुंद ने ऐसा कहा तो संध्या को बहुत गुस्सा आया, लेकिन क्योंकि ये उसके अपने पिता थे, उसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया। पापा, नूतन अनाथ नहीं है। मैं उसकी बड़ी बहन हूँ और ताया और ताई जी आप हैं, जो उसके माता पिता के समान हैं। अनाथ कैसी हुई फिर वो? ताया ताई के होते हुए भी वो उसके माता पिता तो नहीं बन सकते। जिन्होंने जन्म दिया था उसे, वो अब नहीं है, तो वो अनाथ ही कहलाएगी ना। ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो एक अनाथ है, तब भी वो मेरे चाचा की बेटी ही रहेगी ना। एक और जरूरी बात बता दूं, मैं उसके पास रहकर उसकी शादी भी करवाऊंगी। वो तुम्हारी अपनी बहन नहीं है संध्या, एक अनाथ बहन है बस। इस बात को तुम याद रखो। ओके, क्योंकि आप बार बार कह रहे हैं कि वो एक अनाथ है, अब मैं ही उसकी शादी करवाऊंगी, देखिएगा। वो ऐसे ही बात करते हैं बेटी, तुम अंदर जाओ। सुशीला के ऐसे कहने पर संध्या नूतन को अपने कमरे में अंदर ले गई। उनके जाने के बाद, क्या है जी, बेचारी वो पहले ही अपने माता पिता को खोने से इतनी दुखी है, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हैं उसके लिए? कभी कभी हमें ऐसी ही बात करनी पड़ती है, नहीं तो वो सोचेगी कि वो भी हमारी तरह अमीर है। बाद में वो हमारे खजाने को खाली कर देगी। जब वो ये बात कह रहा था, संध्या वहां आई। इस तरह बात क्यों कर रहे हो? जो मर गए वे आपके अपने भाई और उनकी पत्नी थे। जो धनवान और धनी है वही मेरे मित्र, वही मेरे संबंधी। तो फिर उस दिन आप रो क्यों रहे थे? आंसुओं को नहीं पता कौन गरीब है और कौन अमीर। अपना खजाना अपने पास रखिए पापा। मैंने इस बारे में अपनी पति से बात की है। वो नूतन की शादी के लिए सारे पैसों का इंतजाम करने को तैयार है, लेकिन मुझे आपसे एक मदद की जरूरत है बस।
मुझे उसका पिता बनकर कन्यादान करना है क्या? इसका भी मैं और मेरे पति ख्याल रखेंगे, आप बस नूतन की शादी में नहीं आना। उसने ऐसा कहा और वहां से चली गई। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। संध्या ने नूतन के लिए एक अच्छा रिश्ता देखा। लड़के का नाम था विक्रम, एक फेमस राइटर, संयुक्त परिवार से एक अच्छे स्वभाव का लड़का। उन्होंने पुजारी से बात की और बहन की शादी तय करवाई। शादी के जश्न से गोविंद का घर जगमगा उठा। हर जगह लाइट्स, तोरण, रंगोली एकदम भव्य लग रहा था। संध्या की माँ सुशीला और संध्या ने नूतन को दुल्हन की तरह तैयार किया। दूल्हा विक्रम शादी के लिए तैयार मंच पर था। बेटी, दुल्हन को स्टेज पर लाओ। जब पुजारी ने उनसे कहा, संध्या और सुशीला नूतन को लेकर आईं। फिर दुल्हन मंत्रों के उच्चारण और संगीत के साथ विवाह के लिए बैठी। जब सैकड़ों आंखें देख रही थी और सैकड़ों हाथ आशीर्वाद दे रहे थे, एक अनाथ लड़की की शादी इतनी भव्यता से संपन्न हुई। उसे पूरी धूमधाम के साथ उसके अपने ससुराल, अपने पति के पास भेज दिया गया। एक गांव में रमेश और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहा करते थे। उनकी एक बेटी थी श्यामला। वे उसे शिक्षित करना चाहते थे और उसे एक बड़े पद पर बैठे देखना चाहते थे, लेकिन उसकी पूरी शिक्षा एक गांव में हुई थी और इसके अलावा वो दूसरों की तरह बुद्धिमान और दिमाग से तेज नहीं थी। वो अंग्रेजी भी नहीं पढ़ पाती थी। एक दिन उसके पिता श्यामला के पास आए और कहा, श्यामला, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई है। इसके बाद अब तुम क्या पढ़ना चाहोगी? अगर बताओ तो हम तुम्हारे करियर को प्लान करेंगे। उसकी बात सुनकर, हे भगवान, मैं आगे और नहीं पढ़ना चाहती। मैं घर पर बैठकर ही कुछ काम कर लूंगी। हाँ। तुम ऐसे क्यों कह रही हो श्यामला? इतने साल पढ़ाई करके सिर्फ घर पर बैठकर अपना समय बर्बाद करना ठीक नहीं है ना। यदि तुम और आगे पढ़ती हो और हायर एजुकेशन लेती हो तो तुमको शादी के लिए एक अच्छा लड़का मिलेगा और समाज में तुम्हारा सम्मान होगा। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पढ़ाई वढ़ाई पसंद नहीं। अगर तुम आगे नहीं पढ़ना चाहती हो तो कम से कम किसी शहर में जाकर वहाँ जॉब करने की तो कोशिश करो। मुझे कहीं जाकर नौकरी करना पसंद नहीं। मैं यहीं रहकर कुछ बिजनेस करूंगी। तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहती हो? कौन सा बिजनेस? देखिए, मैं चपाती बनाना जानती हूँ, आटा पेलना, चपाती के लिए अच्छी सब्जी भी बना सकती हूँ और चाय भी। तो मैं एक होटल शुरू कर लेती हूँ, है ना? जब उन्होंने सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। जब तुमने इतनी अच्छी पढ़ाई की है और हम खुद तुमको बाहर जाकर काम करने के लिए कह रहे हैं, तो तुम एक होटल के बारे में बात कर रही हो? ये कहकर वो वहां से चला गया। तभी उसे एक विचार आया। बचपन से ही वो गांव के माहौल में पैदा हुई और पली बड़ी है। उसके पास जीवन में आगे बढ़ने की समझदारी नहीं है, इसलिए ऐसी बात कर रही है। उसे कुछ समय सौम्या के साथ रखना अच्छा होगा। उसने सारी स्थिति सौम्या को बताने की सोची और अपने भाई की बेटी को कॉल किया और सब बताया। तो सौम्या बोली, मैं सारी स्थिति समझ गई हूँ अंकल। अगले रविवार को मैं आऊंगी और उसे अपने साथ ले जाऊंगी, ठीक है? उसने कहा और फोन काट दिया। ऐसे ही 4 दिन बीत गए और एक दिन सौम्या कार चलाती हुई गांव आ गई। उसने एक मॉडर्न ड्रेस में घर में प्रवेश किया। सौम्या को देखकर श्यामला उसके पास गई। दीदी, जब से आपको नौकरी मिली है तब से आप आ जाई हो यहाँ। उसका ध्यान सौम्या की पोशाक पर गया। दीदी, यहाँ आने की जल्दी में तुम अपनी पैंट पहनना भूल गई। तुम गांव की लड़की, ये एक मॉडर्न ड्रेस है और ऐसे ही होती है। इतना कहते ही श्यामला एकदम चुप हो गई। ओके, मैं यहाँ तुम्हें लेने के लिए और कुछ दिन अपने पास रखने के लिए आई हूँ, तो जाओ और तैयार होकर आ जाओ। तुम्हारे साथ? कुछ दिन मेरे साथ रहो, मुझसे और कोई सवाल मत पूछो और चलो जल्दी से। कुछ देर बाद वो तैयार हुई और दोनों कार के पास आ गई। श्यामला ने कार को देखा और बाप रे, कार से नहीं, हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा इस पर, और मैं इस कार पर इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहती। चलो बस से चलते हैं ताकि कम पैसा खर्च हो। अरे बुद्धू, ये हमारी अपनी कार है, कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। दरवाजा खोल के अंदर बैठो। उसने उसे मना लिया और कार में बिठा लिया। फिर कार वहाँ से चल पड़ी। दोनों कार में जा रही थी। सौम्या ने कार का एसी ऑन कर दिया।
कुछ देर बाद पूरी कार बेहद ठंडी हो गई। श्यामला को ठंडक लगी तो दीदी, मम्मी, सब कुछ इतना ठंडा क्यों हो रहा है, आइसक्रीम की तरह। मैंने एसी ऑन किया है, इसीलिए ठंडक है। अयो, अगर आपने एसी ऑन किया है तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ठंडा क्यों हो रहा है? बुद्धू, एसी का यही काम है, इसे ठंडा करना, नहीं तो गर्मी में हम कार में मर ही जाते। कुछ देर चुपचाप बैठो। कुछ देर बाद उसने अपनी कार एक होटल के सामने रोकी। क्या दीदी, तुमने कार क्यों रोकी? मुझे बहुत भूख लगी है, तो चलो कुछ जाकर खाएंगे। होटल में क्यों? घर से लाई हूँ ना मैं। तो उसने चावल खोलकर दिखाए। देखकर सौम्या चौंक पड़ी। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तू होटल में अपने गांव का टैलेंट मत दिखाना। तो मैं इसका क्या करूँ अब? इसका क्या करें बाद में सोचेंगे, चल अभी। दोनों ने होटल में जाकर कुछ खाया और अपने शहर पहुंच गए। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शहर में आने के बावजूद उसके गांव के तौर तरीके नहीं बदले थे। उसके बोलने का तरीका भी बड़ा अक्खड़ था। एक दिन सौम्या उसे शहर के कल्चर को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहती थी। वो उसे एक पब में ले जाना चाहती थी। तो एक रविवार को उसने उसे एक मॉडर्न लड़की की तरह ड्रेसअप कर दिया। तुमने मेरा स्टाइल सर क्यों बदला? आज मैं तुमको एक ऐसे पब में ले जाने का प्लान कर रही हूँ जहाँ सारे अमीर लोग और उच्च शिक्षित लोग आएंगे। तो तुम भी एक आधुनिक लड़की की तरह व्यवहार करना, ना कि एक गांव की लड़की की तरह। ठीक है दीदी, देखना मैं कैसे मॉडर्न लड़की की तरह व्यवहार करती हूँ। ये मॉडर्न नहीं, मॉडर्न है। हाँ हाँ, वही। तो वे दोनों एक पब में गई। पहले गई, फिर श्यामला दोनों तरफ देखकर उसके पीछे हो ली। वहाँ बैरे ने उन्हें विश किया और अभिवादन में हाथ हिलाया। तो श्यामला ने हमेशा की तरह उससे अक्खड़ अंदाज में बात करनी शुरू कर दी। तुम मुझे पहले से जानते हो है ना? मेरा गांव बहुत पास है, मैं रमेश जी की बेटी हूँ। और वैसे तुम कहाँ रहते हो? लेकिन वो उसकी बात का जवाब नहीं दे सका। उलझन में था कि क्या कहे। सौम्या ने श्यामला को देखा और तुरंत उसके पास आकर बोली, मैंने तुमसे क्या कहा और तुम क्या कर रही हो? उसने मेरा स्वागत किया तो मुझे लगा शायद वो मुझे जानता है और उससे बातचीत करने लगी, नहीं तो क्या उसे बुरा नहीं लगता? तुम और तुम्हारी सोच, वो जो भी आता है उसका स्वागत करता है, सिर्फ तुम्हारा नहीं किया है उसने, ये काम है उसका। ये पागलपन छोड़ो। इतना कहकर वो श्यामला को अंदर ले गई। इस तरह मॉडर्न बहन गांव की बहन के साथ मेल बिठा रही थी।